गांव में रामू नाम का बहुत ही गरीब आदमी अपनी माँ के साथ रहता था। रामू दूसरों के यहाँ काम करता और अपने घर का गुजारा बसर किया करता था। और वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त केशव उसी गांव में रहता था, जो कि बहुत ही अमीर था। केशव के पिता गोपीचंद बहुत बड़े व्यापारी थे। एक दिन गोपीचंद्र किसी काम से बाहर जा रहे थे, तभी उनकी सोने की थैली नीचे गिर जाती है और गोपीचंद को पता भी नहीं चलता। और थोड़ी आगे जाने के बाद जब गोपीचंद को पता चलता है तो वह घर जाकर उस सिक्के को ढूंढते हैं, लेकिन वह सिक्के की थैली कहीं नहीं मिलती। इसीलिए वह पूरे गांव अपने आदमी को भेजकर सिक्के के बारे में घोषणा कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रामू की माँ रामू से बोलती है, बेटा आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, जाओ कहीं पे काम देखो, नहीं तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं जाता हूँ गांव के सबसे बड़ी अमीर आदमी के पास, शायद हमें कोई काम मिल जाए जिससे मिले कुछ पैसों से हम घर की राशन और सब्जियां ले पाए, ताकि हमारे घर में खाना बन सके और हमारा घर का गुजारा हो सके। ऐसा कहने के बाद रामू काम ढूंढने के लिए चला जाता है और रास्ते में जाने के बाद उसे सोने के सिक्के की थैली उसे मिलती है, जिसे देखकर रामू बहुत ही खुश हो जाता है। और उसके बाद रामू बोलता है, अरे वाह, इतना सारा सोने का सिक्का, लेकिन ये सिक्का किसका यहाँ पे गिरा हुआ है? मुझे उस आदमी को किसी तरह ढूंढ के सिक्का देना पड़ेगा, बेचारा वो किस हाल में होगा। इतना कहने के बाद रामू अपने माँ के पास चला जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। अरे हाँ बेटा, ये सोने का सिक्का किसी जरूरतमंद आदमी की होगी, हमें उसको किसी तरह से लौटा देना चाहिए। अरे हाँ माँ, हमें ये सोने का सिक्का किसी तरह से लौटा देना चाहिए। ये दोनों ऐसा बात कर ही रहे होते हैं, तभी गोपीचंद्र का आदमी गांव में ऐलान करने आ जाता है। सुनो 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 कुसुमपुर गांव के लोगों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। गोपीचंद की सोने की थैली कहीं खो गई है। जो कोई भी उस थैली को खोजकर गोपीचंद को वापस करेगा, उस खोजकर्ता को एक सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। वह सोने का सिक्का इसी गांव में खो गया है, इसलिए जिस किसी को सोने का सिक्का मिलता है वह गोपीचंद्र को वापस करे। अरे माँ, ये सोने का सिक्का तो गोपीचंद्र का है, रुको मैं अभी उसको देकर आता हूँ। ऐसा कहने के बाद रामू गोपीचंद्र के यहाँ उस सिक्के को पहुँचाने चला जाता है। अरे अरे रामू बेटा, तुम यहाँ कैसे? कहीं तुम्हें तो वो सोने की थैली नहीं मिली? अरे हाँ सेठ जी, वो सोने का थैली मुझे ही मिली है और मैं ये थैली आपको लौटाने आया हूँ। ये लीजिए सेठ जी, आपका सोने का थैली। तभी रामू उस थैली को गोपीचंद को दे देता है और रामू थैली देखकर वहाँ से जाने लगता है। तभी गोपीचंद्र रामू को रोकते हैं और रामू से कहते हैं, अरे अरे रामू बेटा, इनाम तो लेते जाओ। तभी गोपीचंद्र सिक्के को दे ही रही होते हैं। तभी रामू बोलता है, अरे सेठ जी, मुझे सोने के सिक्के नहीं चाहिए। अरे रामू, तो तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए जिससे मैं अपने घर के लिए राशन सब्जी लेकर चले जाऊं। बाहर दुकान भी खुली है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें 1500 रुपये दे देता हूँ, जिससे तुम अपने घर का राशन और सब्जी लेकर जा सको। ये लो बेटा 1500 रुपये। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामू इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है और बाजार से सामान लेकर घर चला जाता है। और घर पहुँचने के बाद अपनी माँ को सारी बातें बताता है और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे बेटा, आज तो पेट भर के भोजन मिलेगा। ठीक है माँ, जल्दी से खाना बना दो, सुबह मुझे शहर जाना है कोई काम ढूंढने के लिए। बेटा, तब तो मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। ठीक है माँ, मैं जल्द ही वहाँ से काम ढूंढकर चले आऊँगा। और उसके बाद रामू खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन रामू अपने माँ से बोलता है, माँ मैं शहर जा रहा हूँ और वहाँ पे बहुत ही ईमानदारी से काम करूँगा। ठीक है माँ, अभी मैं चलता हूँ। बेटा, तुम बहुत अच्छे से और ईमानदारी से काम करना। ठीक है माँ, मैं भी चलता हूँ। रामू अपनी माँ को प्रणाम करता है और शहर की ओर जाने लगता है। रामू शहर पहुंच जाता है और शहर पहुंचने के बाद राजा के यहाँ भी चला जाता है।
अरे तुम कौन हो और तुम यहाँ पे किस काम के लिए आए हो? और तुम बहुत ही थके थके लग रहे हो। महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम रामू है और मैं दूसरे गांव से काम ढूंढने के लिए आया हूँ और मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मैं अपने घर का राशन और गुजारा कर सकूँ। ठीक है रामू, जो मैं तुमको काम दूंगा उसे तुम अच्छे तरीके से कर पाओगे या नहीं? और जो तुमको काम दूंगा उसे तुमको बहुत ही सावधानी से करना होगा। हाँ महाराज, जो मैं काम करूंगा वो बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही अच्छे तरीके से करूंगा। महाराज, हमें आप कोई काम दे दीजिए। ठीक है रामू, आज से तुमको वर्ची का काम सौंपता हूँ और तुम्हें राजकुमारी का देखभाल भी करना होगा। ठीक है रामू, आज से तुमको यही काम सौंपता हूँ, यही काम करना पड़ेगा। ठीक है महाराज, मैं अभी से ही काम करने जाता हूँ, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, चलता हूँ। ऐसा कहने के बाद रामू काम पर चला जाता है और मंत्री जी राजा से बोलते, महाराज, क्या आपको पता नहीं है आज राजकुमारी का जन्मदिन है? क्या मंत्री जी, आज राजकुमारी का जन्मदिन है और मुझे पता भी नहीं है? तो जल्दी से सारे राजाओं को ये संदेश भेजा जाए और आप रामू को जाकर बोल दीजिए कि बहुत ही अच्छे तरीके से खाना बनाने के लिए, नहीं तो उसको आज ही काम से निकाल दिया जाएगा। ठीक है महाराज, मैं अभी रामू को जाकर कहता हूँ। अरे रामू, आज राजा की कन्या का जन्मदिन है और आज उनके यहाँ बहुत दूर के राजाओं आएंगे, तो तुमको बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाना पड़ेगा, नहीं तो तुमको राज्य से निकाल दिया जाएगा। नहीं नहीं मंत्री जी, मैं बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से खाना बनाऊंगा जिससे वो लोग खाकर बहुत ही मजे आ जाएंगे। ठीक है रामू, चलता हूँ। मंत्री के जाने के बाद रामू सोचता है, अरे यार, आज तो राजा पहली बार ने बहुत ही अच्छे तरीके से खाना बनाने के लिए बोल दिया है। चलो देखता हूँ खाना किस तरीके से बनता है। और रामू खाना सभी को खिलाता है और खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और उसके बाद राजकुमारी का जन्मदिन भी मनाई जाती है। और अगले दिन राजकुमारी रामू के पास जाकर रामू से बोलती है, अरे रामू, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अरे राजकुमारी, आप ये क्या बोल रही हैं? आप एक राजकुमारी और मैं एक गरीब, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ? अरे रामू, मैं कुछ नहीं जानती, मुझको तुमसे ही विवाह करना है और मैं महाराज को जाकर सारी बातें बताती हूँ। महाराज, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। अरे हाँ राजकुमारी, बोलो कौन सी बात है? महाराज, मुझे रामू से प्रेम हो गया है और मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। क्या राजकुमारी शादी करना चाहती है? मंत्री जी, आज ही शादी की व्यवस्था की जाए, आज ही शादी होगी। अगले दिन रामू की शादी राजकुमारी से करा दी जाती है और वह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। और उनको हम बता देंगे। उसके बाद उन दोनों में काफी युद्ध होता है और वीरभद्र को उदय हरा देते हैं और वीरभद्र को कारागार में डाल देते हैं। रुचि, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझको तुमसे प्रेम हो गया है और हाँ रुचि, मैं तुमसे विवाह भी करना चाहता हूँ। राजकुमार, आप ये क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं आप एक राजकुमार हैं और मैं बहुत गरीब लड़की हूँ। आप मुझसे शादी कैसे करेंगे? क्यों नहीं हो सकता हमारे विवाह? तुम मुझको पसंद आई हो और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। और रुचि, मैं तो चाहता हूँ। परंतु राजकुमार महाराज इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। रुचि, तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उनको मना लूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम भी मुझसे प्रेम करती हो और मुझे भी तुम पर पूर्ण विश्वास है। आप सत्य कह रहे हैं राजकुमार, मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन राजकुमार की पत्नियाँ राजकुमारियाँ होती हैं। रुचि, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। ठीक है रुचि, मैं भी घर चलता हूँ, तुम भी अपने घर चले जाओ, शाम हो गई है और मैं भी तुमसे विवाह करने के लिए जल्द ही आऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ऐसा कहने के बाद राजकुमार महल पहुंचते हैं और फिर वह अपने पिताजी से, पिताश्री, मैं अपने लिए जीवन संगनी को ढूंढ लिया हूँ और मैं उसे विवाह करना चाहता हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है। राजकुमार, किस राजकुमारी को पसंद कर लिए हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं माते, वह एक साधारण लड़की है। आप ये क्या कर रहे हैं राजकुमार? एक साधारण लड़की जो आपसे विवाह करना चाहती है, कौन है वो लड़की? महाराज, मैं रुचि से ही शादी करूंगा। राजउदय, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा हरगिज नहीं होगा। जब उससे शादी हो जाएगी तो वो साधारण लड़की नहीं रहेगी और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी, तो हम रुचि से विवाह करेंगे। पिताजी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं रुचि से ही विवाह करूंगा। राजकुमार उदय, राजा होने के नाते विवाह हरगिज नहीं होगी। ठीक है महाराज, ऐसी बात है तो मैं राज्य छोड़ के जा रहा हूँ और मैं विवाह तो रुचि से ही करूँगा।
बाद राजकुमार वहाँ से चले जाते हैं और वह रुचि के घर जाते हैं और रुचि से सारी बातें बताते हैं और रुचि उनको अपने घर ले जाती है और रुचि की माँ सोई हुई थी। राजकुमार रुचि की माँ को प्रणाम करते हैं और उनको भी सारी बातें बता देते हैं। राजकुमार, आप रुचि से विवाह करना चाहते हैं तो मेरा आपको रोकने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आपको राजमहल को छोड़कर साधारण जीवन व्यतीत करना होगा। क्यों नहीं माँ, मैं रुचि से विवाह करने के लिए राज्य को छोड़ के आया हूँ और मैं रुचि से विवाह करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो आप मुझे आज्ञा दें। ऐसा सुनने के बाद रुचि की माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है और उसके बाद उनकी एक मंदिर में शादी भी हो जाती है। उसके बाद राजकुमार रुचि के झोपड़ी में ही रहने लगे और वह दिन में लकड़ियाँ काटते और बाजार में बेचा करते थे और उनसे मिली पैसों से वह अपना घर चलाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ महाराज भानु प्रताप बहुत दुखी थे। महाराज भानु प्रताप अपनी पत्नी के साथ राजबाग में घूमने गए थे। तभी वहाँ पर मंत्री जी आते हैं और उनसे बोलते हैं, महाराज, एक बहुत ही बुरी खबर है। सुजानपुर के राजा वीरभद्र सिंह हमारे राज्य पे हमला करने वाले हैं। अगर ऐसी बात है तो जल्दी से युद्ध की तैयारी की जाए मंत्री जी, जल्दी से युद्ध होगा। दोनों में युद्ध होता है और राजा भानु प्रताप लड़ते लड़ते काफी देर के बाद पराजित हो जाते हैं। उनको और उनकी पत्नी को एक कमरे में कैद कर दिया जाता है और वह उस राज्य में वीरभद्र शासन करने लगे। और कमरे में बंद राजा भानु प्रताप बोलते हैं, सीमा, आज मेरे बेटे उदय की बहुत याद आ रही है। अगर वो यहाँ पे युद्ध में रहता तो हम शायद ये युद्ध नहीं हारते। क्या करे सीमा? हाँ महाराज, मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? मंत्री जी, हम बगल के राज्य सोनपुर में कब्जा करने वाले हैं, तो जल्द से जल्द की जाए। जी महाराज, आपने सही कहा, सोनपुर में कब्जा करने लेना चाहिए, लेकिन ये संदेशा भेजेगा कौन? लेकिन मंत्री जी, ये संदेशा कौन भेजेगा? महाराज, आप चिंता मत करिए, ये संदेशा मैं मंत्री जी से भेजवा देता हूँ। ऐसा कहने के बाद मंत्री पुराने मंत्री को संदेश लेकर सोनपुर में भेज देते हैं। और मंत्री वहाँ के राजा को देखकर हैरान हो जाते हैं। राजकुमार, आप यहाँ पे राजा कैसे बने? यहाँ का राजा तो गोपी चंद है ना, तो आप राजा कैसे बने? हाँ मंत्री जी, यहाँ का राजा मैं हूँ, लेकिन आप बात बताइए, मेरे माता पिताजी वहाँ पे कैसे हैं? ठीक है तो है ना? नहीं महाराज, वहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। वहाँ पे वीरभद्र राज करने लगे हैं और यहाँ पे भी वही हमला करने वाले, लेकिन आप यहाँ पे राजा कैसे बने? मंत्री, हमने वीरभद्र की जान बचाई थी, उन्होंने ये राज मुझे दे दिया और आप जल्दी से जाइए और उसको युद्ध की तैयारी कीजिए, अभी उसे युद्ध होगी। महाराज, वहाँ के राजा आपसे युद्ध करना चाहते हैं और आपको चुनौती भी दिए हैं। अगर ऐसी बात है तो उनको आज ही युद्ध करने के लिए कहा जाए और हमारे यहाँ पे युद्ध होगी और उनको हम बता देंगे। उसके बाद उन दोनों में काफी युद्ध होता है और वीरभद्र को उदय हरा देते हैं और वीरभद्र को कारागार में डाल देते हैं। मंत्री जी, जल्दी से मेरे माता पिता को दरबार में आदर पूर्वक बुलाया जाए। उसके बाद उनके माता पिता वहाँ पर आते हैं और वह बोलते हैं, पुत्र, मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम अपना राज बचाने के लिए जरूर आओगे और तुमने अपना राज भी बचा लिया।